हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का भौतिकी विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके मन में चल रहा होगा कि हमारे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह का एग्जाम में प्रश्न आएगा। आपका टोटल जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि आपके किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी पता चल जाएगा कि किस तरह का आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है, 3 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। दोस्तों, 3 समान जो है 3 इक्वल आपको धारिता कैपेसिटी C वाले कंडेंसर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उसको आपको समतुल्य धारिता बताना है। तो दोस्तों, C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है वह C इक्विवेलेंट जब समांतर क्रम में रहता है वह C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। यह मेरा मेन फार्मूला है, C3 होता है। तो दोस्तों, इसको आपको समान धारिता दिया हुआ है, जिसका कैपेसिटी जो है दोस्तों वह C दिया हुआ है। तो C1 के जगह पर आप C धरिएगा, फिर C2 के जगह पर भी C धरिएगा और C3 के जगह पर भी आप C धरिएगा। तो इसका कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा, वह 3C आ जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह हो जाएगा 3C। तो दोस्तों, आपको C इक्विवेलेंट का फार्मूला याद रहना चाहिए, जो कि मेरा यह फार्मूला समांतर क्रम में के लिए आप हमेशा इसी तरह का जितने भी आपको रहेगा इस तरह से आप बढ़ाते चल जाएगा। समांतर क्रम में यह मेरा फार्मूला होता है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाएंगे, काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, अच्छी तरह से आप देखिए, ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठ सके। चलिए हम चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सीसा का अपवर्तनांक होता है। दोस्तों, सीसा का आपको अपवर्तनांक बताना है। तो दोस्तों, सीसा का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.5। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सीसा का अपवर्तनांक होता है। दोस्तों, 2.42 जो होता है वह डायमंड का होता है, हीरा का होता है, अभी ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों, 1.33 जो होता है वह वाटर का होता है, पानी का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगा। कहने का मतलब दोस्तों, आपको एक लेंस दिया हुआ है, उसका जो क्षमता दिया हुआ है वह 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो आपको इसका फोकस दूरी बताना है। तो दोस्तों, P बराबर जो फार्मूला होता है वह कितना होता है, 1/F होता है। ठीक है, तो F होता है मेरा। तो यहाँ पे जो F होता है दोस्तों वह मीटर में होता है, लेकिन हमको आंसर जो दिया हुआ है वह सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको आप पहले F जो मीटर में होता है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा, 100/F हो जाएगा, 100/F हो जाएगा। और आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया है, तो 2 यहाँ पे धर दीजिएगा, बटा के 100/F हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर आप फिर आगे कैलकुलेशन काटिएगा तो F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर जो आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 यहाँ से आप काटिएगा, 2 से 50 मतलब कट जाएगा, तो F बराबर मेरा कितना जाएगा, 50। मैंने बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। F बराबर जो होगा फोकस दूरी बराबर हो जाएगा वह 50 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि Z परमाणु क्रमांक और A परमाणु संख्या वाले के परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या होगा। दोस्तों, Z परमाणु क्रमांक है और A जो है द्रव्यमान संख्या के परमाणु में आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछे, न्यूट्रॉन की संख्या n अगर मानते हैं तो इसका जो होता है न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होता है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक को आप घटा दीजिएगा तो वह मेरा जो होता है न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल के आ जाता है। कहने का मतलब A में से अगर आप Z को घटा दीजिएगा तो वह न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यह भी आप याद इस अच्छी तरह से समझ लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको सिर्फ प्रोटॉन की संख्या पूछे तो वहाँ पे Z की संख्या के बराबर जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें से सही संबंध
होता है दोस्तों, आपको द्रव्यमान, ऊर्जा और तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, E बराबर mc² इसका राइट संबंध है, सही संबंध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि मास और जो होता है लाइट ऑफ वेलोसिटी में रिलेशन बताया हुआ, यह जो फार्मूला दिया हुआ है दोस्तों वह आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो प्रकृति होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वह होता है, तो वह दोस्तों वह अनुप्रस्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर आप हमारा फिजिक्स का अदर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप देख सकती हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है। और दोस्तों अगर आप हमारा चैप्टर वाइज का क्रैश कोर्स नहीं देखें फिजिक्स का, तो उसका भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसमें भी काफ़ी सभी चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वही सब प्रश्न बताया गया है। इसलिए दोस्तों आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो अगर हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप देखकर आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर पे। 7वां नंबर में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। दोस्तों कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का जो कलर कोड का जो मान होता है वह कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब मेरा जो मान होता है कलर कोड का, जो लाल रंग का मान होता है वह कितना होता है? तो 2 होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि आवेश का बीमा होता है। दोस्तों आवेश के आपको बीमा बताना है, कहने का आवेश चार्ज का आपको डायमेंशन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों AT। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे आता है क्यू, यहाँ पे क्यू बराबर आप फार्मूला पढ़े होंगे, क्यू बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है IT। तो यहाँ पे दोस्तों I जो हो गया करेंट हो गया, करेंट का जो होगा वह डायमेंशन एम्पियर होता है, और टी टाइम जो होता है दोस्तों वह टाइम हो गया। तो यहाँ पे टाइम हो गया तो AT हो गया, कहने का मतलब A और T हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। दोस्तों अच्छे गुड ट्रांसफार्मर का जो दक्षता इफिशियंसी होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 99% होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। 1.6 × 10⁻⁹ जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि लेंज का नियम संबद्ध है। दोस्तों लेंज का जो नियम है वह संबद्ध है, तो वह ऊर्जा से है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा की का समीकरण I बराबर 100 sin 200 πt है, तो धारा की आवृत्ति ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको देखिए किस तरह से एग्जाम में बनाते हैं। तो दोस्तों आपको कह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी, धारा का फ्रीक्वेंसी बताना है। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है ओमेगा बराबर, जो फार्मूला होता है वह 2πf होता है। तो एफ मेरा जो है फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो साइन के बगल में जो रहता है वैल्यू वही होता है। तो यहाँ पे साइन के बगल में कितना है? तो वह 200 पाई है। ठीक है, आपको फार्मूला में जो दिया हुआ है 2π/f दिया हुआ है, तो आपको f निकालना है। तो f बराबर जो मेरा होगा दोस्तों यहाँ पे f बराबर, अगर आप इसको इस पूरे टर्म को अगर बराबर की साइड में भेजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200π/2π हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों पाई से पाई काट दीजिएगा, और ये 200 को 2 से 200 में तो काटिएगा तो 100 आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा 100 CPS हो जाएगा, साइकिल पर सेकंड आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 100 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता M1 और M2 है। तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता है। तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M1 × M2। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से संधारित्र की धारिता। दोस्तों प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाते हैं तो संधारित्र की जो धारिता होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों इसका रिलेशन जो होता है, कैपेसिटी का जो रिलेशन होता है प्लेटों के बीच के साथ, तो दोस्तों वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाते हैं तो इसका कैपेसिटी का जो मान होगा वह घटता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो दोनों का प्लेटों के बीच की दूरी का जो और कैपेसिटी का जो रिलेशन होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय लंबाई का रेखीय लंबाई के मान का लगभग कितना गुना होता है। दोस्तों चुंबकीय लंबाई का जो मान और रेखीय लंबाई का जो मान होगा लगभग कितना गुना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.84। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसका आवर्धन क्षमता। दोस्तों जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका आवर्धन क्षमता जो होता है वह बढ़ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि निम्न में सही संबंध है। दोस्तों आपको निम्न में सही राइट रिलेशन बताना है। तो दोस्तों IRMS जो होता है, करंट वैल्यू ऑफ RMS जो होता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो होता है पीक वैल्यू के साथ जो रिलेशन होता है दोस्तों वह I0 बटा के √2 होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम जो है इसका सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है। तो दोस्तों सबसे मिनिमम वेवलेंथ जो होता है वह गामा किरण का होता है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो मिनिमम वेवलेंथ होता है कि जो चुंबकीय तरंग का, तो वह गामा किरणों का होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आज कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह। दोस्तों अगर जब किरण प्रकाश का जो लाइट का जो किरण है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंब की ओर झुक जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो वह लंब की ओर झुक जाती है। यही जब अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो वह लंब से दूर हट जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण जो होगा वह लंब की ओर झुक जाती है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के। दोस्तों जो रात में तारे टिमटिमाते हैं वह प्रकाश के। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो रात में तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के प्रवर्तन से, विवर्तन से, अपवर्तन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता है। दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है। तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है वह नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल जो होता है, कहने का मतलब मेरा जो द्वितीयक प्राइमरी कॉइल जो होता है उसमें जो लपेटनों तार का वायर का जो लपेटनों का संख्या होता है वह अधिक होता है प्राइमरी से। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरा सेकेंडरी का जो साइड का नंबर ऑफ वायर का जो रोटेशन होगा मैंने टर्न्स होगा वह ज़्यादा होगा प्राइमरी के अपेक्षा। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों वह वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और स्टेप डाउन जो होता है अपसाइड ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसमें जो होता है प्राइमरी में अधिक रहेगा और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स वायर का होगा वह हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाता अगर अपसाइड ट्रांसफार्मर होता। अपसाइड ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों वह वोल्टेज को कम करता है, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है, स्टेप अप पूछ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज का इंक्रीजमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22वां नंबर पे। 22वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट का मान होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.626 × 10⁻³
जूल सेकेंड। सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। अगर इसका डायमेंशन पूछे दोस्तों तो आप डायमेंशन भी बता देते हैं, ml² t के पावर -1 होता है। तो इसका डायमेंशन भी आप याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी दृश्य भाग में होती है। दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा जो भाग होता है वह दृश्य भाग में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बामर। सी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बामर श्रेणी जो होता है वह दृश्य भाग में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर में कह रहा है कि एक गर्म तार एमीटर हॉट वायर एमीटर मापता है। दोस्तों हॉट वायर एमीटर जो होता है वह मापता है तो प्रतिवर्ती धारा का मूल मध्य वर्ग मान RMS वैल्यू को मेजर करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि ब्रिस्टर का जो नियम है दोस्तों, ब्रिस्टर्स लॉ वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यू बराबर 10 IP। कहने का मतलब म्यू जो है दोस्तों वह हो जाता है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। कहने का मतलब अपवर्तनांक, और IP जो है दोस्तों वह ध्रुवन कोण हो जाता है। तो इसका ब्रिस्टर के लॉ के द्वारा जो फॉर्मूला आया था, रिलेशन आया था, वह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टेड। ऑस्टेड साहब ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे। डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने से बीच का बल हो जाता है। दोस्तों दो आवेश है, उसके अगर बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दिया गया तो बीच का जो बल हो रहा है वह हो जाएगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है F बराबर वह हो जाता है K(Q1 Q2 बटा के R²। तो दोस्तों यहाँ पे जो है F1 मेरा ये हो जाएगा और मेरा जो F2 निकल कर आएगा। कहीं इसको अगर F1 मान लेते हैं तो मेरा फर्स्ट कंडीशन में, और F2 जो होगा यहाँ पे कह रहा है R जो मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है उसको आपको दोगुना कर देना है। तो यहाँ पे Q1 Q2 तो चार्ज सेम ही रह जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे R के जगह पे आपको जो है 2R कर देना है। कहने का मतलब 2R कर देना है, मैंने R1 का वैल्यू जो मेरा हो जाएगा R2 का वैल्यू वह 2R वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप R के जगह पे 2R धरिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4R² हो जाएगा, 4R² हो जाएगा। तो यहाँ मेरे टोटल देखिए, टोटल मेरा जो है इतना जो है पहले फार्मूला के ही है। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं F1 बटा के 4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब चौथाई, मेरा पहले का जो फोर्स था उसका चौथाई हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है, कहने चौथाई हो जा रहा है। तो मेरा पे डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह मेरा कुछ नहीं दोस्तों, यह मेरा मेन फार्मूला होता है, वह मेरा पहला जो फोर्स था वह ये था, और मैं कह रहा है कि दूरी को दोगुना कर दिएगा तो हमारे R2 जो होगा वह 2R1 हो जाएगा। कहने मतलब इसको R जो पहले जो R था उसका दोगुना कर देगा तो मेरा R2 हो जाएगा। तो इसी को अगर आप दोगुना अगर स्क्वायर दिया हो तो उसको आप करिएगा तो 2 4 हो जाएगा, 4R1², जो कि मेरा इतना मैच कर रहा है। तो इसको F1 लिख सकते हैं और बटा में 4 कर दिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ तो वह आपके लिए सबसे पहले पूछे आपके पास, और वह वीडियो देखकर आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सके। तो दोस्तों 28वां नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में संबंध है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभव V में सब जो राइट संबंध है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। E बराबर -dV बटा के dr। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर में कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों 1 कूलम आवेश में जो होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25 × 10⁻18। 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लिया। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसी संधारित्र के धारिता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है वोल्ट, दूसरा में दे रहा है न्यूटन, और तीसरा में दे रहा है फैराड,
और चौथा में दे रहा है एम्पियर। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।